हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने गणित के एक नए अध्याय जिसे द्विघात समीकरण कहते हैं को सामने लेकर आ रहा हूं। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, है ना। और इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उसे मैं आप लोग के सामने ही इसे समाधान करके बताऊंगा, है ना। द्विघात समीकरण के बारे में आज आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बात मैं ये करता हूँ बच्चों कि द्विघात समीकरण होती क्या है ना। तो द्विघात समीकरण समझने से पहले बच्चों आप लोगों को समझना होगा कि बहुपद क्या होता है ना। बहुपद क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा बीजीय व्यंजक है कि नहीं, ऐसा बीजीय व्यंजक, बात समझिएगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके, है ना, जिसके चर राशि के ऊपर या चर संख्या के ऊपर, आप राशि को संख्या के रूप में भी इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। चर संख्या के ऊपर घात, है ना। घात कितना होता है? पूर्ण संख्या का हो, पूर्ण संख्या का हो तो ऐसे व्यंजक को, है ना, तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ये बात समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशि, यहाँ जिसके लिख देते हैं, है कि नहीं, जिसके चर राशि के ऊपर घात पूर्ण संख्या का हो, है ना, ऐसे व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यंजक मैं यहाँ पर लेता हूँ बच्चों, एक व्यंजक लेता हूँ x+1, क्या ये एक बहुपद है? आप बताइए, क्या ये एक बहुपद है? तो मैं कहूँगा हाँ, ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इस बहुपद में जो चर राशि x है इसके ऊपर घात एक पूर्ण संख्या का है 1, और एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, इसीलिए ये एक व्यंजक है। लेकिन वहीं यदि मैं बात करता हूँ कि x⁻1/2 + 2, क्या ये एक बहुपद है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं, ये एक, है ना, बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इस चर संख्या के ऊपर जो घात मैंने दिया है वो घात है 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन 1/2, है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 3/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है। 7/5 तो जो पूर्णांक के जो बट्टे के रूप में होता है और जो पूरा विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, है ना। पूर्ण संख्या मतलब गिनती वाली संख्या को भी आप लोग कह सकते हैं कि वो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते जाएंगे तो वो सभी पूर्ण संख्या होती है। तो अब देखिए, तो घात के प्रकृति के आधार पर कि ये पूर्ण संख्या है या नहीं, उसके आधार पर मैंने तो जान लिया कि ये एक बहुपद है कि नहीं। लेकिन बहुपद के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि x² + 2, क्या ये एक बहुपद है? हाँ, ये एक बहुपद है, क्योंकि चर संख्या के ऊपर घात यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और है ना, घात इसका 2 है और ये एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये एक बहुपद है। ये एक बहुपद है बच्चों। तो देखिए, उसके घात के आधार पर बहुपद के बहुत प्रकार होते हैं, है कि नहीं। घात के आधार पर, देखिए, घात के आधार पर, है ना, आधार पर बहुपद का विभाजन किया जाता है ना। बहुपद का विभाजन कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं कि यदि किसी व्यंजक के ऊपर घात, है कि नहीं, यहाँ पर व्यंजक है और उसका घात, है ना, व्यंजक है उसका घात यदि 1 होता है कि नहीं, कोई भी व्यंजक है और उसका घात यदि 1 है बच्चों, तो उस प्रकार के व्यंजक को हम लोग, है ना, क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहते हैं। मतलब किसी भी व्यंजक के ऊपर या आप चर संख्या को खोजेंगे और चर संख्या के ऊपर यदि घात आपको 1 मिलेगा तो आप उस व्यंजक का नाम
रेखीय बहुपद कहेंगे। जैसे x प्लस 1, तो ये इसमें इसका घात 1 है, इसलिए एक रेखीय बहुपद होगा। तो इसमें चरों की संख्या 1 है बच्चों, इसीलिए हम लोग कहते हैं एक चर में रेखीय बहुपद है ये, है कि नहीं, एक चर में रेखीय बहुपद, ये एक चर में रेखीय बहुपद है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, तो यहाँ पर दो चर है और दोनों चर के ऊपर घात 1 है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे दो चर में, है ना, दो चर में रेखीय बहुपद हो जाता है बच्चों इसको, है कि नहीं। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग एक व्यंजक ऐसा लेते हैं जिसका घात 2 हो जाए, क्या हो जाए, है कि नहीं, घात 2 होता है, तो ऐसे व्यंजक का नाम हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। ऐसे व्यंजक को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो आप देख पा रहे हैं कि इस एक्स जो चर संख्या है उसके ऊपर घात कितना हो गया, 2 का हो गया, इसीलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसको इस प्रकार भी हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, है ना, इसको इस प्रकार भी लिखेंगे। तो ये एक व्यंजक हो गया। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर दो, यहाँ तो x, लेकिन 2x है, तो x में, एक में x में पावर है 2, एक में x में पावर है 1, है कि नहीं। तो आखिर कौन सा घात का, इसका मतलब है कि ये तो दोनों होना चाहिए। x के ऊपर घात 1 है तो ये रेखीय बहुपद भी होना चाहिए, और x के ऊपर घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद भी होना चाहिए। तो ऐसी बातें नहीं होती है। किसी भी व्यंजक का अधिकतम घात को, है कि नहीं, अधिकतम घात का खोज करना होगा। अधिकतम घात इसका क्या होता है कि नहीं। इस देखिए, इस व्यंजक का अधिकतम घात कितना है, 2, इसीलिए इसका नाम होता है द्विघात बहुपद, है कि नहीं। इसको याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा, है कि नहीं। इसी प्रकार यदि हम लोग घात यदि 3 दे देते हैं बच्चों, 3, तो जैसे कि एक समीकरण आया गया x प्लस एक्स क्यूब प्लस मान लेते हैं कि 7, ये एक समीकरण है ना। तो इस समीकरण में घात कितना है, 3 है, तो इसका नाम होता है त्रिघातीय बहुपद। इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद इसका नाम होता है बच्चों, क्योंकि इस व्यंजक का अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसका, है ना, नाम पड़ गया त्रिघातीय। इसी प्रकार यदि 4 घात होता है तो उसको चतुर्थ घातीय बहुपद कहा जाता है, यदि 5 घात होता है तो उसको पंचघातीय बहुपद कहा जाता है बच्चों। तो इसी प्रकार घात के आधार पर बहुपद के विभाजन भी किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को इस, है ना, इस बहुपद का, है ना, आपका एक टॉपिक्स भी है बच्चों, आप लोगों के क्लास में एक लेसन भी है 10th क्लास में, है कि नहीं। और उस वहाँ पर मैं इसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से बात करूँगा। यहाँ पर आज के अध्याय में मैं आज सिर्फ आप लोग के साथ बात करने वाला हूँ बच्चों द्विघात बहुपद, है कि नहीं, द्विघात बहुपद के बारे में बात करने वाला हूँ। द्विघात बहुपद, है कि नहीं। तो द्विघात बहुपद या समीकरण, दोनों में क्या अंतर होता है, पहले इस बात पर हम लोग, समीकरण जो होता है बच्चों वो संतुलन की स्थिति को कहा जाता है। समीकरण किसको कहते हैं, है कि नहीं, संतुलन की स्थिति को। यदि कोई भी बहुपद यदि संतुलन की स्थिति में लिखी गई है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि इस प्रकार का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू, यदि 2 दिया हुआ है तो ये आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों संतुलन की स्थिति में, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। तो इस प्रकार को बहुपद को हम लोग समीकरण कहते हैं, क्योंकि ये संतुलन की स्थिति में होता है। लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये संतुलन की स्थिति में है, इसीलिए इसको हम लोग समीकरण। तो जो प्योर जो व्यंजक होता है कि नहीं, जो प्योर, जैसे में उसको संतुलन की स्थिति से कोई मतलब नहीं होता है, उसको हम लोग सिर्फ, है ना, व्यंजक कहते हैं, है ना, बहुपद उसको कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, तो ये दोनों समीकरण का नाम हो जाता है मेरा क्या, द्विघात समीकरण। इसका क्या नाम हो गया, द्विघात समीकरण, क्योंकि ये बैलेंस में है। लेकिन वहीं यदि हम सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, तो प्लस 3x प्लस 2, सिर्फ ये चीज़ दिया हुआ है, ये बैलेंस में नहीं दिया हुआ है कि बराबर के उधर ये लेस देन मतलब ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, ये इनइक्वलिटीज़ को इसमें दर्शाया नहीं गया है
है कि नहीं। तो इनइक्वलिटीज़ मतलब क्या होता है बच्चों कि इसमें बताया नहीं गया कि ये समीकरण 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है या 0 से, है कि नहीं, बड़ा होगा या बराबर होगा। इस प्रकार के किसी प्रकार के सिंबल को नहीं बताया गया है। अर्थात जब नहीं बताया जाए तो आप लोग इसका नाम डायरेक्ट लिखेंगे द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। यदि बैलेंस में रहता है, बराबर के इधर उधर, है ना, संख्या दी गई होती है तो उसको हम लोग समीकरण के रूप में कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात यहाँ पर होती है कि द्विघात समीकरण का वास्तविक जो रूप होता है वो क्या होता है। द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप, है कि नहीं, द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप क्या होगा, है कि नहीं। इसका वास्तविक रूप इस प्रकार होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है ना, एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना हो गया, बी है, और यहाँ एक का गुणांक भी आप कह सकते हैं कि एक का गुणांक सी है कि नहीं, एक का गुणांक यहाँ पर सी होगा। इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और यहाँ पर एक का गुणांक सी है। तो ये इसका फॉर्मेट होता है ये द्विघात समीकरण, है कि नहीं। इस पूरे समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, इसीलिए इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप लोग के अध्याय का जो NCERT बुक जो होता है बच्चों, उसी को हम लोग फॉलो भी करेंगे और उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। NCERT हम लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहला लेसन आप लोगों को जो यहाँ पर आता है प्रश्नावली, है कि नहीं, 4.1 में आप लोगों का जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि जांच कीजिए कि, है ना, क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आप लोगों को इस प्रकार का आप लोगों को दिया गया कि जांच करना है, जांच करना है ना, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, द्विघात समीकरण, है ना, है या नहीं, ये आप लोगों को जांच करना है। तो इसके विषय में हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको हम लोग जांच करके देखते हैं। तो इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण होने के लिए क्या जरूरी है कि किसी भी चर संख्या के ऊपर घात 2 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक प्रश्न इसमें से ले लेते हैं बच्चों कि प्रश्न संख्या 1 का, नहीं ना, देखिए प्रश्न संख्या 1 का एक नंबर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे x+1 का होल स्क्वायर है और फिर है 2x-3, ये प्रश्न संख्या 1 का पहला नंबर प्रश्न है। तो हम लोगों को चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो a+b का होल स्क्वायर उसको तोड़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर, हम लोग जानते हैं a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं बच्चों a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, है ना, b स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर भी उसी तो तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस 2 को अंदर कर देंगे तो ये हो गया 2x माइनस यहाँ पर कितना हो गया 6, 2x माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। आप देख पा रहे हैं कि सबको बराबर के इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, एकदम आसान लैंग्वेज में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब 2x को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2x, 6 को बराबर के इधर लाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है, बराबर के इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर के इधर 0 बचेगा। तो ये 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और प्लस 6 बच रहा है, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर चर संख्या के ऊपर घात 2 है, इसीलिए एक द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है बच्चों। जैसे कि और एक प्रश्न आप मैं किताब में आप लोगों का लेता हूँ बच्चों, जैसे एक प्रश्न आप लोगों की किताब में दिया हुआ है बच्चों, जैसे कि x-3, है ना, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू है x और है x प्लस 5। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, x को सबसे पहले
2x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। फिर x को 1 के साथ गुना करेंगे, इसका मतलब पहले x को ही दोनों के साथ गुना कर लेंगे, उसके बाद फिर इस 3 को इस दोनों के साथ गुना करेंगे, बारी बारी से गुना किया जाता है। तो x को 2x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x। -3 को 2x के साथ गुना करेंगे तो -6x, -3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो -3। इसी तरह यहाँ पर भी होगा बच्चों, x को x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 5x स्क्वायर। अब हम लोग चलिए सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो डेट सिंप्लाइज 2x स्क्वायर। अब देखिए 6x में x में 6x घट रहा है, x में 6x घट रहा है, इसका मतलब है कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रही है, तो माइनस में ही आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा -5x -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x। तो सबको हम लोग बराबर के इधर करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर -5x -3, इसको भी बराबर के इधर करेंगे तो ये हो गया -x स्क्वायर -5x इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर घट रहा है तो एक ही एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया 5x माइनस हो जाएगा 10x, इधर हो गया -3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर संख्या के ऊपर घात आप 2 देख रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण है ना, ये भी आपका द्विघात समीकरण होगा बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग समीकरण को हल कर सकते हैं। तो बारी बारी जो है आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को अपने कॉपी में लिखें और उसको बनाने का प्रयास करें। चलिए एक प्रश्न और मैं देता हूं बच्चों, जिस प्रश्न संख्या 8 आपका जो है 1 का 8 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, वो बच्चों को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, उसी के बारे में बना देता हूँ। x³ - 4x स्क्वायर है कि नहीं, -x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है x - 2 का होल है ना, होल क्यूब है, x - 2 का होल क्यूब है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। तो इसको तो इस साइड को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ पर हो गया 4x स्क्वायर -x + 1, ये हो गया a - b का होल क्यूब का फार्मूला है ना। तो हम लोग जानते हैं बच्चों a - b का होल क्यूब का फार्मूला कितना होता है, ये होता है a³ - b³ - 3ab और फिर होता है a - b, ये इसका फॉर्म होता है ना। तो उसी से यहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x³ को लिखेंगे, -2q को लिखेंगे, -3ab होता है, तो a हो गया x और b हो गया मेरा, देख पा रहे हैं 2, और फिर कितना हो जाएगा x - 2। तो इसको हम लोग इधर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, देखिए x³ 2 का घात 3 है तो 8 हो जाएगा, 3 और 2 यहाँ पर 6 हो जाएगा है ना, फिर हो जाएगा x - 2। तो इसी को हम लोग अंदर करेंगे पहले, x³ - 8, 6x में x को गुना करेंगे तो माइनस भी है ना, तो -x स्क्वायर। अब -6x में 2x गुना होगा तो सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12x आ जाएगा। तो बराबर के इधर कौन सा टर्म है बच्चों, देख पा रहे हैं x³ - 4x स्क्वायर -x + 1 है, सारी टर्म को बराबर के इधर हम ले आएंगे। देखिए x³ माइनस हो गया 4x स्क्वायर -x + 1, सारी टर्म को इधर ले आएंगे तो x³ प्लस है, बराबर के इधर आएगा तो -x³ -8 माइनस में है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस में है तो बराबर के इधर प्लस हो जाएगा है ना, +12 है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो -12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सबसे पहले x³ प्लस माइनस में दोनों कट गए। अब देखिए यहाँ पर है ना, -4x स्क्वायर है, यहाँ पर +6x स्क्वायर है, तो मतलब 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटा दीजिए तो आपका 2x स्क्वायर बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर 12x स्क्वायर में है ना, 1x स्क्वायर जुट रहा है, क्योंकि दोनों है -x है -12 है तो दोनों जुट जाएगा तो -13x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ पर 1 है तो 8 और 1 कितना होता है, 9 इज इक्वल टू 0, बराबर को उधर 0 बचा हुआ है ना। तो ये क्या हो गया, आपका एक द्विघात समीकरण है बच्चों, है ना, क्योंकि चर संख्या के ऊपर घात 2 है तो आप लोग इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्नावली 4.1 का जो 2 नंबर का प्रश्न है ना, वो प्रश्न में क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। एक कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप लोगों को उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है कि किस प्रकार आप लोग उसको बदलेंगे। तो मेरे पास किताब है बच्चों, इस किताब के अनुसार जो है हम लोग काम भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किताब में जो दिया हुआ है प्रश्न आपका क्या है ना, इसमें से 4 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, किसी एक प्रश्न को मैं सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद जो है आप लोग जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे है ना, या मैं किसी 2 प्रश्न को भी सॉल्व कर दूंगा तो उसके बाद आप लोग सॉल्व उसको करेंगे। सबसे पहले देखिए प्रश्न में क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है।
इसमें प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी नहीं है, सिर्फ आप लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है इस समीकरण को। तो चलिए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं बच्चों, है ना, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या मानना पड़ेगा, 2 नंबर का पहला नंबर का प्रश्न है बच्चों। प्रश्न मैंने आपको दिखाया, आपके किताब भी आपके पास ही होगा। देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इज इक्वल टू कितना होता है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और आयताकार भूखंड है तो आयत का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते ही है क्या होता है ना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लेता हूँ कि चौड़ाई बराबर एक्स है कि नहीं, माना चौड़ाई इज इक्वल टू एक्स, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, है ना, लंबाई दुगुने से एक अधिक है, तो दुगुने से मतलब हो जाएगा, है ना। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कोई प्रश्न को कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो इसका मतलब है चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई दुगुने से एक अधिक हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा। तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गया। अब समीकरण में हम लोग यहाँ पर रख देंगे, क्षेत्रफल में लंबाई के जगह में लंबाई रखेंगे, चौड़ाई की जगह में चौड़ाई रखेंगे, और क्षेत्रफल 528 आ गया, है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, 528 हो गई, लंबाई मेरे कितनी हो गई, 2x + 1 हो गया, और चौड़ाई x हो गया। इसको सिर्फ हम लोगों को सॉल्व करना है। तो डेट सिंप्लाइज 528 इज इक्वल टू 2x² + x। अब 528 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x², है ना, प्लस x माइनस हो जाएगा 528 इज इक्वल टू 0। तो यही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे बच्चों और समझने का प्रयास करेंगे कि दूसरा नंबर का प्रश्न मेरा क्या दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कौन सा प्रश्न हमको बनाना है बच्चों, कोई भी एक प्रश्न को 1 नंबर का मैं बना देता हूँ, उसके बाद में 4 नंबर का प्रश्न बना देता हूँ, है ना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती, है कि नहीं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे बच्चों कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, है ना, एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हमको बनाना है बच्चों। तो चलिए देखेंगे कैसे बनता है ये प्रश्न, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, है ना। 4 नंबर का प्रश्न देखिए, एक रेलगाड़ी मान लेते हैं बच्चों, है कि नहीं, कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो अब हमको बताइए कि अब इस चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में, है ना, तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय हम लोग निकालेंगे बच्चों, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा, है कि नहीं, यही होता है। तो दूरी बटा चाल, चाल को हम लोग तो x माने हैं, तो इसी समीकरण का प्रयोग करके हम लोग इसका समय निकालेंगे। तो दूरी कितना है बच्चों, है ना, 480 और उसका चाल है x, तो इतना उसको घंटा का समय लगेगा, इतना घंटा। अब कहता है प्रश्न में, आप प्रश्न को देखिए कि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, है कि नहीं, तो वह इतनी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चाल 8 किलोमीटर, है ना, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, है ना, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो हम लोग कर सकते हैं कि x - 8, है कि नहीं, उसका चाल हो गया इतनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है कि नहीं, उसका चाल कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो वास्तविक चाल तो उसका x था, अब उसमें से हम लोग क्या किए, 8 को घटा दिए, तो x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से यदि वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो कितना समय होगा। तो देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे 480 किलोमीटर की, है ना, दूरी तय करने में
480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि 480 बटा x माइनस 8 होगा, है कि नहीं, इतना घंटा लगेगा। तो अब कहता है कि यदि चाल इतना कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वो 3 घंटा अधिक समय लेती। तो इसका मतलब है कि ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है कि नहीं। तो अब यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार, है कि नहीं, ये ज़्यादा समय है क्योंकि चाल कम है तो समय ज़्यादा होगा बच्चों। तो प्रश्नानुसार कितना हो गया, 480 बटा x माइनस 8 माइनस हो जाएगा 480 बटा x इज इक्वल टू 3 घंटा, क्योंकि दोनों का अंतर 3 घंटा का है कि नहीं। ये 3 घंटा पहले पहुंच जाती है, 3 घंटा बाद पहुंचती है, जल्दी पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर यहाँ पर चाल उसका क्या है, कम है ना, तो वो उसका ज़्यादा समय लगेगा दूरी तय करने में, और यहाँ चाल ज़्यादा है तो वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है, तो ज़्यादा में हम लोग कम को माइनस करेंगे तो हमको 3 घंटा अतिरिक्त समय हम लोगों को प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है, 3 घंटा अधिक समय लगता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x, ये हो जाएगा x माइनस 8, तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, x के साथ गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480 को हम लोग दोनों में 480 बाहर कर दिए बच्चों, है कि नहीं, कॉमन निकाल करके। तो x माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x, है कि नहीं। आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए इस प्रकार, 480 को मैंने कॉमन निकाल दिया, है कि नहीं, दोनों में था। तो यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस 8 और यहाँ पर बचेगा 1/x इज इक्वल टू 3 है। अब मैंने इसका एलसीएम लिया है बच्चों, है ना। अब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर x कैसे आया। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 कैंसिल बचेगा, तो x को ऊपर से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब फिर देखिए x है तो x कैंसिल हो गया, x माइनस 8 बचेगा तो x माइनस 8 को ऊपर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर इधर बच रहा है 3 मेरा, है ना। अब देखिए इसमें ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो डेट सिंप्लाइज 480 बाहर में है बच्चों, ब्रैकेट को खोलेंगे तो x माइनस, यहाँ x हो गया, ये x और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और नीचे में हो गया x और ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो ये x कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो ये पूरा टर्म 3 के साथ गुना हो जाएगा, है ना। 480 गुना 8 बचेगा और ये हो जाएगा 3x और x माइनस 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो 8 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 8 64, 64 के 4 हाथ में बच गया 6, 8 4 32 और 6 होता है 38, लेकिन इस प्रकार होगा। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 8 3 24 होता है बच्चों। अब सारे टर्म को बराबर के इधर ले आएंगे तो ये कितना हो गया, 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 24x, और इस टर्म को बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस था तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस होगा, कितना हो जाएगा 38 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि 3 को कॉमन भी हम लोग ले सकते हैं, है कि नहीं। तो 3 को कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर 8 3 24 हो जाता है। अब इसको 3 से भाग दे करके आप देखिए 3 1 कहाँ हो जाएगा, 3 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 8 3 24 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, है ना। 3 0 ने बाहर कर दीजिए, मतलब इस 3 को यहाँ पे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 0/3, तो वो तो 0 ही होता है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाता है x स्क्वायर माइनस 8x और ये हो जाएगा 1280 इज इक्वल टू 0। तो इसी प्रकार जो है बच्चों आप लोग पूरे लेसन को बनाने का प्रयास करें। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे दिया, और इस प्रश्नावली 4.1 का ज़्यादातर प्रश्न जो है आसान ही है बच्चों। इसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे आसानी से बना लेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 2 में जो भी 2 तरह के प्रश्न को डिफिकल्ट था, प्रश्न संख्या 1 प्रश्न संख्या 4, ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न था, इसको मैंने आप लोग को सॉल्व कर दिया। जो 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न है बच्चों, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे आप लोग अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। और 1 नंबर में जो जांच कीजिए क्या यह निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है, तो इसे आप लोग अब जांच करके देखेंगे बच्चों, है ना। ये इस अध्याय से बोर्ड में क्वेश्चन जरूर रहता है बच्चों, है कि नहीं, और वो आपको जांच करके दिखाना पड़ता है कि है ना कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि इस लेसन से प्रश्नावली 4.1 से एक प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर रहेगा।
इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। इसलिए इस लेसन में खास करके प्रश्न संख्या 1 जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में द्विघात समीकरण है। वो प्रश्न आप लोगों को क्या 8 प्रश्न में से कोई ना कोई एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। इसलिए इस लेसन को आप लोग अच्छी तरह से बनाएंगे। कल मैं पुनः एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रश्नावली 4.2 पर मैं बात करूंगा बच्चों, है कि नहीं। प्रश्नावली 4.2 के कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है उसके बारे में मैं कल बात करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा क्लास बच्चों। कल मैं फिर आप लोग से मुलाकात होगी प्रश्नावली 4.2 के साथ। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ठीक है बच्चों, लॉट्स ऑफ थैंक्स।